लॉस्ट टू द वर्ल्ड बाय शहबाज तासीर। अगर आपको याद हो, बड़ा ज़बरदस्त हमारा सेशन था। आज उनकी अहलिया के साथ और उनके साथ आपकी दोबारा मुलाकात कराएंगे। ये नशिस्त नंबर 2 है और यहाँ पर गुफ्तगू जरा अलग तरह की होगी। यहाँ पर जाहिर है वो किताब जो है और जो कुछ मामला थे वो तो टच करेंगे हम उसको, उसके बारे में तो गुफ्तगू होगी, लेकिन ज़्यादा इन दोनों की ज़िंदगी, इन दोनों के आपस के मामला और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो और ये मैंने कहा, जिस तरीके से मैंने जरा माहौल बना के कहा है ना, उसकी वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जरा तारुफ करा दीजिए। हमारे साथ नेहा तासीर साहिबा मौजूद है, जो कि बेगम है शहबाज तासीर की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और शहबाज तासीर साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आई लव बीइंग हियर, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, ये जो मैंने जरा टेंस सा माहौल बनाने के लिए कहा था, उसकी वजह ये है कि ये थोड़ी सी घबराई हुई है। ये इनका पहला एक तरीके से लाइव इंटरव्यू है, तो ये क्यों आप जरा मीडिया शाय, थोड़ा सा घबराहट? हाँ, मैं जनरली मैं थोड़ी सी शाय मेरी पर्सनालिटी है, सो आई थिंक मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड भी हूँ। मतलब एक तो होता है ना मीडिया पे आप या कैमरास इतने सारे लाइट से वो लगे हुए एनवायरनमेंट अलग वो मैं कर लेती हूँ, वो मुझे मसला नहीं है, दैट्स ओके विद मी, बट आई फील लाइक इन सच ओकेजन्स इट गेट्स लिटिल, आई गेट लिटिल एंग्शियस and shy. Actually, मुझे भी नहीं पता था that she's shy till we were going live today. अच्छा. That's when she was like, I've never done a live show. मैं shy हूँ थोड़ी. So it was nice to find this information. तो अब ऐसा ना हो कि आप इनको इस इंटरव्यू के बाद शाय करके जो है वो तंग करना शुरू कर दें। मेरे साथ यही होने वाला है। ये हम आपसे अंडरटेकिंग लेकर इनको आपके साथ जाने देंगे वापस, ठीक है? अच्छा, ये बताएं कि हाउ डिड यू गाइस मीट? अब ये तो बताएं ना, यहाँ से शुरू करें, मजेदार स्टोरी का। या फिर आप शर्माएं और वो बताएं ये। अगर इफ आई एम ऑनेस्ट, आई रिलेंटलेसली मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था और और आई थिंक 6-7 महीने आई चेस्ड हर एंड फिर शी अग्रीड टू बी विद मी एंड देन वी गॉट मैरिड एंड नाउ वी had children and मतलब डायरेक्टली आपको you knew कि you would want to marry her? I think पहली बार जब मैं मिला था, I was like, I love at first sight. कहाँ मिले थे ये? कहाँ? हमारे एक म्यूचुअल दोस्त थे. There was a dinner and that's तो how. ये आपने 6 महीने क्यों लगाए? उस 6 महीने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना। मैं वो एनालिसिस पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने एनालिसिस किया? Obviously, I didn't know him then, so I wanted to, find out कि genuine है या किधर से है, और the thing is मुझे इनका बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कौन है, कहाँ से आते हैं, so इसलिए तालिबान वाली बात ने भी थोड़ा सा, वो भी नहीं मुझे इतनी पता थी। अच्छा, थोड़ा सा हिला दिया था। हाँ, तो वो क्या रिएक्शन था when you found out कि भाई he was kidnapped for a long time? I was traumatized, obviously. I mean, इस तरह की स्टोरीज आप ज़्यादा नहीं सुनने को आप। बुक पढ़ी आपने? हाँ, obviously मैंने पढ़ी है। How was the first reaction? Actually, it was मेरे लिए amazing था, क्योंकि मैं देख रहा था सोफे पे बैठी हुई थी, पढ़ रही थी, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, 3 घंटा गुजर गया, मैंने कहा कुछ सही लिखा है, अभी भी इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है। And I think you and her are the only 2 people जिनसे मैं मिला हूँ जिन्होंने ये 2-3 दिन में किताब पढ़ी है। वरना लोग एक्चुअली जो लोगों ने कहा है वो थोड़ा सा बहुत इमोशनल है। हाँ, I can't put it down but I need to take a breather. ये मुझे सबने लोगों ने कहा है कि जरा सा ब्रीदर लेने की जरूरत है। And what was the moment जिसमें आपने कहा ठीक है, ये बंदा ठीक है, ओके? जब भाग के वापस आया था, that part she was like, oh, ये तो वापस आ गया। I have to marry him. अच्छा, आप दोनों की फाइनली शादी हो गई, माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, उसके बाद क्या सरप्राइजेस मिले एक दूसरे के बारे में? हाँ, ये मजेदार है वैसे। Surprises as such I don't think इतने मिले हैं, because I mean we dated for I think year and a half before we got married, so I think उस period में ही figure out मैंने कर लिया था कि इनकी nature क्या है, और क्या चीज़ें पसंद करते हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद करते, और गुस्सा कितना है, काम कितने हैं, so नहीं, surprises नहीं। हमारा age difference है थोड़ा सा, so एक्चुअली मुझे शादी के वक्त तो सही था, बट जब हमारा बेटा पैदा हुआ है ना, आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ये कितनी एक होता है रिस्पॉन्सिबल और एक होता है बहुत मतलब इन्वॉल्व्ड माँ।
तो लिस्टें और क्या ऑर्गेनाइज हर मतलब इट्स तो दैट मेरे लिए वो थोड़ा सा I was because मतलब you were expecting कि छोटी हैं ज़्यादा तो शायद and first child and maybe it would be difficult and but she was pretty that was the only thing otherwise work एक इनके बारे में बात है जो मुझे हमेशा मतलब I was very drawn to her by it is इनका work ethic और मतलब 13-14 घंटे मौसम क्या है टेम्परेचर क्या है वो कभी के बार वो शादी के कपड़े होते हैं वो दे कट यू दे ब्रूज कर देते हैं वो अजीब और गर्मी में आप सर्दियों का शूट कर रहे हैं सर्दियों में आप गर्मियों का शूट बट एक बार मैं इनका एक ड्रामा हो रहा था तो मैं मरी गया था इनकी सारी फिल्मिंग देखने एंड इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड और आई थिंक असफर एंड इट वाज यू एंड अफसर एंड ये समर का दिखा रहे थे कि ये समर का सीन है मगर मरी में विंटर थी तो सुबह के 5 बजे यू नो वो शूट लाइट टेम्परेचर इट्स ऑल मैनिपुलेटेड वो आपको दिखा रहे हैं कि लंच टाइम है मगर असल में क्या वक्त है एंड प्रोफेशनल एंड अनबिलीवेबल। अभी भी मैं एक जो चीज नोट कर रहा हूँ हर सवाल के जवाब में दोनों आप लोग एक दूसरे की आंखों में जिस तरह देखते हैं ना भाई वाह 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 वाह। अच्छा ये मोहब्बत नजर आ जाती है होता है किसी चीज का या ये आप दोनों एक दूसरे से ये पूछ रहे हैं हु इज गोइंग यू गो और आई एम द सपोर्ट शोल्डर मैं तो सिर्फ सपोर्ट देने के लिए। अच्छा आपकी फैमिली के बारे में भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है वो आप दे दें। यूक्रेन से जो ताल्लुक है आपका? जी सो माय बेसिकली मेरी जो मॉम है शी इज़ यूक्रेनियन एंड माय फादर इज़ पाकिस्तानी। आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन यूक्रेन एंड आई केम टू पाकिस्तान व्हेन आई वाज 14। अच्छा ठीक है। तब तक आपका सारा ग्रोन अप या सारे ब्रॉट अप जो था वो वहीं पर था? बिल्कुल सारा कुछ मेरा वहीं पे था और अभी because of the war situation over there my family had to shift to Sweden, so obviously it's I mean they had to like switch their lives, move their lives to Sweden which is obviously I mean एक नया country है एक नई you know नए लोग हैं हर चीज़ ही different like नहीं है so yeah। उर्दू इतनी साफ कैसे है आपकी? क्योंकि my father is Pakistani so obviously मतलब you've spoken उर्दू at home बोलते थे अच्छी गपशप उर्दू में लगती थी या कम थी बहुत? नहीं कम थी because मैं ज़्यादा यूक्रेनियन में बात करती हूँ। I speak Russian actually not Ukrainian, so fluent मैं रशियन में हूँ। तो रशियन में फिर कोई गुफ्तगू कुछ करने की कोशिश मैं अभी सीख रहा हूँ। अच्छा मैंने 14 आप यहाँ पे तब आए कल्चरल चेंज बिल्कुल। हाँ तो उसके बारे में भी बताएं। How was that? Obviously मुश्किल था शुरू के टाइम में but I feel like मेरे से ज़्यादा मुश्किल मेरी मॉम के लिए था क्योंकि वो obviously she is a Ukrainian वो सारी ज़िंदगी यूक्रेन में ही रही हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल था and मेरे लिए भी but I think I managed because you know जो भी है मैं यहाँ स्कूल गई हूँ then obviously I started working at a young age so I made friends so it wasn't like an issue for me like that। वेलकमिंग होते हैं हाँ बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं कहीं पर भी मिले तो होते हैं। I mean ऐसे तो नहीं मिलते ऐसे नहीं मिलते but ऐसे तो एक ही पीस में मिलते हैं तो आपने रख लिया बिल्कुल। लेकिन यूक्रेन में मैंने take this as a compliment by और it is बिल्कुल full stop। अच्छा ये बताइए कि अब जब फैमिलीज को पता लगा था कि भाई you have decided to get married and you have also decided to get married तो वो जरा बताएं ना दोनों फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट कैसी थी किस हद तक थी और what was reaction from your side what was the reaction from your side when they found out कि अच्छा you know मेरे लिए I had to actually मतलब you know खुद सब कुछ when I was younger obviously it was different but we had to do everything ourselves her parents were not here they were in a war zone मेरी अम्मी she's वो अकेली हैं तो you know हमें सब कुछ करना था but I just remember वो कितने खुश थे मेरी वालदा मेरे मामू उस वक्त ज़िंदा थे अब नहीं हैं मेरी छोटे बहन एक्चुअली मैंने उनकी शादियां मिस कर दी कि मैं सो इट वाज नाइस द होल फैमिली वाज टुगेदर इट वाज अ बड़ा पर्सनल इवेंट था वी मिस्ड हर पेरेंट्स एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर बट अदर देन दैट हमारे सारे दोस्त हमारी फैमिली इट वाज हाँ तो मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था आपका शादी वाले दिनों में द बेस्ट थिंग दैट यू लव्ड अबाउट इट बेस्ट तो नहीं
निकाह साइन आई थिंक करते हुए मैं काफ़ी लाइक ओके दिस इज इट था, oh my god के बस रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो गई है आई थिंक। हाँ मतलब मुझे अच्छा, जो आपकी किताब है, जो आप अब उसको कहाँ पर प्रमोट करने जा रहे हैं और अब तक उसका रिस्पांस कैसा रहा? पाकिस्तान में तो अमेजिंग है। आई एम सो प्राउड एक्चुअली, क्योंकि मेरे जो पब्लिशर थे वो समझते थे कि इधर कोई बुक मार्केट नहीं है। हाँ। तो और हम भी यही समझते हैं। मतलब लोग आम तो है। मेरी बुक भी महंगी है, वो डॉलर्स में बाहर से आती है, मगर आई थिंक इट्स सोल्ड आउट एंड जिधर भी मैं गया हूँ सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे लिए होती है वो ये नहीं है कि उसके कितने सेल या वो सारा होता है, बट जो भी पढ़ता है वो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है। और ये क्योंकि इन 5 साल को बोलने में शायद मैं आपको हफ्ते में सब बैठ के हम वी कैन गो थ्रू एवरीथिंग, बिल्कुल, बट जब आपको राइट करना होता है और इसको मतलब रिटन तौर पे आर्टिकुलेट करना होता है इंसान को, अपना दर्द, अपना वक्त समझाने के लिए, वो ट्रिकी होता है। तो उस पे के लोगों ने मुझे प्रेज किया, ये मेरे लिए तो ये आपकी लिखाई मतलब एज अ राइटर कंप्लीटली इट्स योर वर्ड्स, ऐसा भी होता है ना कि आप किताब किसी और से जो प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं उनसे लिखवाते हैं? आई ट्राई टू वर्क विद अ राइटर, नहीं हुआ, देन आई एंडेड अप डूइंग इट माई सेल्फ। बट इस बुक के अंदर ना the most important thing is the research, facts. जब मैं उधर था, जब जो इधर हो रहा था, और वो तो आपको नहीं पता, उसको सिंक करना है। उसमें मेरी वालदा का और मेरे मामू का जो रोल था वो तो आई समटाइम्स आई फील लाइक ये किताब हम तीनों ने लिखी है, और वो बड़े ऑफेंड हो जाते हैं कि बट मेरी फैमिली की कहानी भी है। मैंने कोई 4 या 5 बुक क्लब्स किए हैं इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बीच, और मैंने बीजिंग में भी किए हैं, और मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड किए हैं, वो जूम पे हम करते हैं। मगर जो इधर के एक बुक क्लब था इस्लामाबाद में इन पर्टिकुलर, माई माइंड वाज ब्लोन। उन्होंने उनकी जो लिस्ट थी, और बाय द वे मैं उनको भी चैलेंज छोड़ें, वो तो मतलब ज़रा एलीट क्लास से आते। मैं फास्ट यूनिवर्सिटी गया था इन फैसलाबाद, एंड उधर के जो बच्चे थे और जो उनकी लिटरेचर डिपार्टमेंट थी और जो वो लोग पढ़ रहे थे और जो उनका बुक क्लब था, आई वाज, एंड ये चीज़ जो है सरप्राइज मी द मोस्ट। मैं यूसीपी गया, बीकन हाउस गया, लम्स गया, हमारी जो लोकल यूनिवर्सिटी है, एंड ये क्लास की मैं बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द बोर्ड में आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स जो उनका हंगर है फॉर नॉलेज, जितने मैं क्लास में था अबाउट 150 स्टूडेंट्स, every single one had read the book and bought the book. ये सबसे बड़ी बात। तो इतना मैं इम्प्रेस था, मुझे नहीं पता कि इंग्लैंड जाके मैं वो वो अंडरवेल्म ना हो जाए, तो बट आई एम होपिंग मतलब उन 5 सालों को गुजारना, फिर उसके बाद उनको लिखना, ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है ये। अब अगर उसकी लर्निंग्स के हिसाब से हम बात करें, जो एक्सट्रीमिज्म हमारे माशरे में फैला हुआ है उसको, और बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या व्हाट वुड बी द राइट स्टेप्स के जिसको हम उठाएं तो इसमें ज़रा कुछ कमी आएगी? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? काफ़ी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, बट मैं 2 चीज़ों पे फोकस करता हूँ। एक तो है, अगर आप कोई ग्रुप है जिसने असला आपके स्टेट के ख़िलाफ़ और आवाम के ख़िलाफ़, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये पूरी आवाम और पूरी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ असला उठाया हुआ। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप होए तो ऑब्वियसली हम मिलिटरीली उनके साथ एंगेज करते हैं, सही है ये, मगर एक कदम है। मैंने ज़रबे अज़ब देखा हुआ है, मैंने उस वक्त जब मैं वापस आया था, मैं तब भी बहुत कहता था कि इधर दुकानें खोलने और घर बनाने से बेहतर है आप इन लोगों को रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में डालें और इनके अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये मामला फिर से हो जाएगा। और बिल्कुल वही आपने देखा है, ज़रबे अज़ब के 6, 7, 8 साल बाद फिर ये इंसर्जेंसी वापस आ गई। एक है आपका जो मिलिट्री करना है और दूसरा है आपकी रिहेबिलिटेशन। लेकिन हमारे मुल्क में ना, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे एक कहानी है जो मैंने आप दोनों को पहले भी बताई। जरूर, बिल्कुल, आई एम श्योर कि अभी भी आप अगर सुनाएंगे तो आपकी जो खातून है ना इस मुल्क में, अगर आप उसको इकोनॉमिकली और सोशली एज एन इक्वल इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सही है, इंटीग्रेट, एम्पावर तो अभी मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, एज एन इक्वल सोशली एंड इकोनॉमिकली,
और ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे किसी पे, ये हमारी नस्लों के लिए की बेहतरी की बात है। एक एजुकेटेड औरत या एक औरत जिसका स्किल ट्रेनिंग हो, वो कभी भी उसकी जो औलाद है ना, उसके आप स्टेटिस्टिक्स देख लें, बड़ा ही लो होएगा जो वो उसका की औलाद एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाएगी। मेरे से बड़े लोग पूछते हैं कि आपने 5 साल उधर गुजारे, आप क्यों नहीं एक्सट्रीमिस्ट या उनकी मेंटालिटी से कुछ भी इन्फ्लुएंस हो। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब का इन्फ्लुएंस तो एक तरफ है, मगर ही यूज्ड टू वर्क। वो सुबह 8 बजे दफ्तर जाते थे और रात के 10 बजे घर आते थे। ये उनकी ज़िंदगी थी, जाके वी कुड हैव बेटर लाइफ। बट जो मेरी तरबियत थी ना, वो मेरी वालदा ने कराई थी। मेरे मैनरिज्म जो नहीं होता आपका बोलने का तरीका, एक मेरी वालदा हमेशा मुझे एक बात कहती थी, मैं 2-3 साल का था, नाराज़ होती थी क्योंकि बड़ा अंदर आए तो सलाम करो। ये तो छोटी छोटी तरबियत का एक हिस्सा होता है। मगर मुझे जो मैंने उस खातून से सीखा है ना अपनी ज़िंदगी में, मुझे किसी भी एक्सट्रीमिस्ट, चाहे वो लिबरल एक्सट्रीमिज्म है या राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है या सेंटर एक्सट्रीमिज्म है, मैं इंक्लाइन ही नहीं हो सकता किसी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट पे। मैंने लॉजिक अप्लाई करना होता है और एक एजुकेटेड डिसीजन लेनी होती है, चाहे वो गलत हो। तो ये मैं आजकल भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने इस मसले को डिफीट करना है तो आपने अपनी औरत को सोशली और इकोनॉमिकली इंटीग्रेट और अपलिफ्ट करना है। और ये एहसान के तौर पे नहीं है। ये बांग्लादेश आप देखें, हम एक मुल्क थे नॉट सो लॉन्ग अगो, बिल्कुल, बट व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड देयर सक्सेस एंड द फैक्ट कि उधर ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है जो इधर है, जो इस मुल्क में। हालांकि एक ही स्कूल, उधर भी जमात इस्लामी है, इधर भी जमात है, एक ही सिस्टम चलता है क्योंकि उन्होंने अपनी औरत को एम्पावर और एजुकेट तो डॉक्टर यूनुस का पूरा वो जो ग्रामीण बैंक है, उसने तो काम ही सिर्फ खवातीन के साथ किया। बिल्कुल। सो ये मेरी एक जाती पर्सनल राय है। ये दिस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू एक बहुत जरूरी चीज। वो जो औरत जिसका वाकया जो आपने हमें बताया था, वो मैं चाहूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम पर यहाँ पर भी दोबारा जरा बताएं। अब देखें, मैं ये आपको कहता हूँ, मैं वो जो औरत थी जिसने मेरी जान बचाई, मुझे टॉर्चर से रोका, अब वो मोहम्मद ताहिर फारूक जिसने IMU ग्रुप बनाया था, उसकी बीवी थी। तो मतलब आप ऐसे सोचें, उसामा बिन लादेन की वाइफ किसी कैदी, उसामा बिन लादेन के कैदी पे रहम कर रही है, ये तो अनहर्ड है। वो तो कहते हैं कत्ल वाजिब क्या है, इनको तो इनके टुकड़े कर दो। अब उसके दिल में रहम आया था, ये उसकी किसी तरबियत या उसकी एजुकेशन की वजह से नहीं था। वो रहम एक तरफ है, आई एम इन डेट उस रहम पे। वो अल्लाह की तरफ से, मैं आज भी कहता हूँ, एक मिरेकल था कि उसने उनके दिल में ये चीज़ डाल दी इतनी मुश्किल और अंधेरी जगह में। मगर जो उसकी पोती थी, ग्रैंड डॉटर, उसकी बेटी की बेटी, वो मैंने आपको वो स्टोरी बताई थी ड्राइंग की, 3 साल की। बिल्कुल। अब मैं उनको उर्दू सिखाता था, उनसे उज़्बेक और पश्तो सीखता था। हम पूरा दिन मतलब एक साथ गुजारते थे, मैं और ये बच्चे। मेरी फेवरेट ये फातिमा थी, बहुत खूबसूरत थी और छोटी सी और बड़ी इनोसेंट। अब मैं फातिमा, मेरे एक दिन आई और मुझे बाबूजी कहती थी, उसने कहा बाबूजी मुझे हाइलक्स, वो डॉक्सन कहते हैं, हाइलक्स बना के। तो मैं हाइलक्स बना रहा था। अब वो अपनी तरफ कोई और चीज़ बना रही थी। मैंने हाइलक्स को पिंक कलर किया और उसमें एक फूल बनाया ना। जब मैं फूल बना रहा था ना, तो उस बच्ची ने मुझे देखा है एक ऐसे गुस्से और रेज के साथ कि अब क्योंकि मेरी अपनी औलाद है, मैंने 6 साल और मेरे 1 साल का बेटा है, मैंने कभी उनकी शक्ल पे गुस्सा भी देखा है, वो क्या कहते हैं, सल्किंग, अनोयंस, कोई चीज़, सब कुछ देखा है, मगर रेज मैंने नहीं कभी देखी। और वो बच्चे के चेहरे पर आपको नजर आया, बच्चे के चेहरे पे ये एक्सप्रेशन, ये फीलिंग्स एलियन है, टू स्मॉल टू फील रेज। मगर उस बच्ची, शी वाज इन अ रेज कि आपने ये क्या बनाया है, जब मैं फिदाई हमला करूंगी तो मुझे कौन सीरियसली लेगा। ये होती है वो जो इन्फ्लुएंस करने वाली, वो जो आपकी माँ, वो 3-4 साल की बच्ची थी। उसको मैं उर्दू पढ़ाता था, उसको मैं इंग्लिश पढ़ाता था, उसके साथ मैं बैठता था, मैं उसको अपनी ट्रैवल्स की कहानियाँ, मतलब इस जितना मैं उनको जिंदगी के बारे में, बट दे हैड नो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इट। वो एक फौजी देखते थे, वो चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे होते थे, वो हमारे पाकिस्तान के फौजी देखते थे, उनके मुंह पे लफ्ज़ आता था बदबख्त। बस 4 साल का बच्चा, ये नहीं पता कि ये आदमी को मैं, ये मुसलमान है नहीं है, बस दुश्मन है। ब्रेन वॉश जो हुआ हुआ है वो है, ब्रेन वॉश हुआ। तो इसलिए मैं इस थोड़ा सा वक्त भी ज़्यादा, लेकिन मैं इसके तरफ बहुत इंक्लाइन होता हूँ क्योंकि ये हमारी असल में नस्लों की ये आपके बच्चे। मेरे एक अंकल हैं, वो कहते हैं कि मैं ये काम, he is fighting for in Karachi against these development projects जो
उनको बड़ा मतलब एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, तो उसने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कह रहा, मैं उनके बच्चों के बच्चों के लिए कह रहा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं ये ना किया तो मेरे बच्चे तो दे हैव नो नॉलेज ऑफ इट, तो 2 जनरेशन चली गई, ये तबाही हो जाएगी। और पाकिस्तान अभी एक बहुत क्रूशल पॉइंट पे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा इनको मारें, या लोग कहते हैं तालिबान खान, इमरान खान ने इनको इंटीग्रेट, मैं ये भी नहीं कहता इंटीग्रेट ना करें, मैं ये भी नहीं कहता कि ये पाकिस्तानी नहीं है या ये इंसान नहीं है, इनकी माओं से मिले आपको उनकी इंसानियत खुद नजर आएगी। बिल्कुल, मगर आप जैसे अमेरिका में अगर एक मर्डरर है ना, उसने एंकल ब्रेसलेट पहनी होती है, वो फिर नहीं सकता विदाउट द स्टेट नोइंग कि ये आदमी किधर है, जब तक कि उसकी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस और वो ब्रेसलेट उतर नहीं है, उसको फिर सोसाइटी में इंटीग्रेट। अमेरिका के अंदर हार्डन क्रिमिनल्स के साथ ये होता है। बिल्कुल, तो हम इधर देयर वेज ये नहीं होता तालिबान खान एक आपने ब्रांड लगा दिया तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तानीज खत्म कर। बिल्कुल, रिहेबिलिटेशन आप जितना लड़ लें, ये मडूसा वो सांप नहीं होता, वो जितने साल काटेंगे मैंने देखा हुआ है 33-year-old जंगी कमांडर ग्रुप का किल्ड इन अ ड्रोन स्ट्राइक, अगले दिन वो और उसका नायब अपॉइंटेड। बिल्कुल, अमीर किल्ड इन अ ड्रोन स्ट्राइक, अगले दिन वो और नायब अपॉइंटेड। कभी ये नहीं हुआ कि 3 दिन, इधर कभी कभार ज्यादा दिन लग जाते हैं अमीर अपॉइंट करने में, उधर कोई वेट नहीं है, अगले दिन शूरा बैठता है और पर्सन और लाइनें लगी हुई हैं। तो आप अगर सर काटने पे रहेंगे ना तो ये एक स्टैग्नेंट अप्रोच है, इसकी बैकफायर ही होती है। मैं ये नहीं कह रहा मिलिट्री आप एक्शन ना, बट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब फाइनली ये बताएं कि आजकल आपकी ट्विटर पे जो है ना काफी हम देखते हैं, अच्छा सलमान तासीर साहब पीपल्स पार्टी गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी से, आप लोगों का आपका इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स खान साहब, ये कैसे हुआ ये तब्दीली? I think मैं रीजन हूँ यहाँ पर सारी जो है वो शायद इसके पीछे, क्योंकि मैं इमरान खान लाइक आई एम अ फैन लाइक लिटरली, एंड आई थिंक ये इतने नहीं थे ज़्यादा उनके फ़ैन, बट सिंस ही गॉट मैरिड टू मी सो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस मैंने कर दिए थोड़ा। आपको उनका सबसे अच्छी बात क्या लगती है? व्हाई आर यू हिज फैन? आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक कि ही इज very good, honest. No, it's not, I mean obviously he's very good looking, but तो ठीक है, सही। मुझे भी अब ये कहना है but I feel like वो honest है, मतलब yeah, that is the key thing required, yeah. of leader। और आपको क्या उनमें ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि आपका इरादा ठीक है, एक असल में हम नुक्ते के फकीर हैं। मैं जब लकीर के ये अच्छा नया मुहावरा निकाला है आपने, नुक्ते के फकीर। वो असल में ना पॉइंट पे फंसने वाले लोग नहीं होते। मेरा वो मसला है। अब जब मियाँ साहब को निकाला था ना, मैं उस वक्त मियाँ साहब की साइड पे था। अच्छा, कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने कॉन्स्टिट्यूशनली या कोई तरीका ढूंढा है, एक और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, सही है। अब इसके अंदर ये बात नहीं है कि मैं मियाँ साहब को सपोर्ट करता हूँ या नहीं, उनका सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को निकालना इज रॉन्ग, और हर वक्त कोई मैकेनिज्म होती है। आप जितने 60 इसको हटा दें, उसको हटा दें, फिर कोई प्रेसिडेंट की पावर ले लें, फिर कोई नुक्ता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आप फिर कोई हर वक्त कोई ना कोई चीज़ आप सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को निकालने पे। जब गिलानी साहब को निकाला था तब मैं अनफॉर्चुनेटली अगवा था, मगर गिलानी साहब के साथ ज्यादती की गई थी, सही है। गिलानी साहब भी तो लेटर नहीं लिख रहे थे ना, लिख देते एक लेटर से क्या होता, कोई 200-400 और आ जाते, मीनिंग नहीं था। ठीक है, यही आपको स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने भी कहा कि इस लेटर का कोई मीनिंग नहीं है, चले जाए यहाँ से। कुछ हुआ उसके बाद? नहीं ना, हम तो इंतजार ही करते रहे, शायद उसमें से कोई हमें भी मिल जाते, कोई 2-4 $। ये खान साहब ने भी ये कहा बिलियंस आएंगे, कुछ भी नहीं। गिलानी साहब के साथ गलत किया, मियाँ साहब के साथ गलत किया, खान साहब के साथ गलत किया। ये इसलिए मैं कहता हूँ लकीर का फकीर जरा फर्क होता है, नुक्ते का फकीर ही अलग है, ठीक है। खान साहब के साथ गलत, मैं ये नहीं कहता कि फॉरेन कंस्पिरेसी है, कोई फॉरेन कंस्पिरेसी नहीं है, मगर जब MQM वोट देती है अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट, जी, बीइंग इन द अलायंस, तो कोई चाबी कहीं ना पीछे से कुछ है, सही है। तो जैसे जो भी बात है, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चाबी घुमाना इज गलत। अब हम लोग जो है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपने सलमान तासीर साहब का नाम लिया, तो वो इस अवाम के कॉन्स्टिट्यूशनल हक, इस अवाम के जो भी आपके हक हुकूक हैं, उनके लिए ही उन्होंने अपनी जान दी थी। तो मैं वो कैसी औलाद दूंगा जो बैठ के फिर
तो आपका वैसे है कोई इरादा पॉलिटिक्स वगैरह में इन फ्यूचर? वही हमारी बात हो रही थी, इस मुल्क में एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट लोगों को ना जगह नहीं है। इस मुल्क में वो जो बैठ सारे मेरे जैसे ही होंगे फिर तो, अगर बेसिक नहीं इधर बैठने के लिए आपको FBR से चीज़ों की वैल्यूएशन करा के उनको 15% पे खरीदने का वो आपका ज़मीर जो है ना, आपको ये चीज़ों की इजाज़त जब देगा तो आप इस मुल्क में सियासत कर सकते हैं। जिस आदमी का ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता वो मैं कहता हूँ MPA भी नहीं बन सकता। तो बदले ना, नेहा को हम सियासत में लेके आएंगे। नेहा विल चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन इस मुल्क की पॉलिटिक्स का। I can try. She can try. She's open to the idea. मेरा वोट आपको है भाई, डन। हम ले लेंगे, बिल्कुल। एक वोट तो मिल गया आपको, बिल्कुल। आपको एक वोट, और थोड़ा सा आप खरीद भी लीजिएगा वोट मुझसे ही थोड़ा सा, मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने वक्त दिया। Thank you so much for having us. बिल्कुल, थैंक यू।